हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स अपैरेटस। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी वीडियो हमने बनाई है नेचर ऑफ स्टेट चैप्टर से, ठीक है। 3 क्लासेस हो चुकी है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके उन वीडियोज़ को देखना, तभी आपको समझ आएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे कंटिन्यू समझ आएगा, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है। देन सेकंड क्लास में हमने समझा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हमने स्टडी किया था बिकॉज उसमें भी स्टेट के बारे में बात की गई थी, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है ना, वो पूरा स्टेट पे ही बिलोंग करता है, मतलब स्टेट से रिलेटेड ही सब कुछ समझना है। यानी कि एंशियंट टाइम में और मिडाइवल टाइम पीरियड में कैसा स्टेट, कैसा देश हुआ करता था, उसी को समझना है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आज हमें पता है कि स्टेट कैसा है, देश कैसा है, देश की गवर्नमेंट कैसी है, देश की जनता कैसी है, देश में कैसे सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमें हमारे पास्ट के बारे में नहीं पता। तो पास्ट के बारे में जानने के लिए तो हमें हिस्ट्री पढ़नी है, और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी राज्य की प्रकृति। देन थर्ड हमारा क्लास में हमने पढ़ा था ज़ियाउद्दीन बरहानी के बारे में और उनकी फतवाए जहांगीरी के बारे में, जिसमें भी उन्होंने स्टेट को मेंशन किया था, स्टेट के बारे में बात की थी, ठीक है। सुल्तान्स के टाइम पीरियड में किस टाइप के स्टेट हुआ करते थे, नेचर क्या था स्टेट का, उसके बारे में ज़ियाउद्दीन बरहानी ने अपने फतवाए जहांगीरी में बात की है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आज की क्लास में फोर्थ क्लास, दैट इज नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में नेचर कैसा था स्टेट का, यानी स्टेट कैसा हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, ठीक है। दिल्ली सुल्तान यानी किंग, रूलर, जो राजा होता है, ठीक है। तो इस्लामिक ट्रेडिशन था, यहाँ का इस्लामिक कल्चर था, ठीक है। तो उनके टाइम पीरियड में नेचर कैसा था स्टेट का, उसी को हमें जानना है। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो। बट मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं करते हो सब्सक्राइब। सो ये बहुत गलत बात है दोस्तों, इतने सारे एफर्ट्स करती हूँ मैं, वीडियो बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब तक नहीं करते। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए बना है, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आएगी वीडियोस, तो वीडियोस भी नहीं आ पाएंगी फिर, क्योंकि आप ही का चैनल है, तो आप ही को इसको ग्रो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सभी दोस्तों में, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कॉमेंट में भी ज़रूर बताना अपने व्यूज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले द नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में किस तरीके का देश स्टेट हुआ करता था, ठीक है। तो अब बात आती है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत में तो बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि सुल्तान्स के बारे में पढ़ना, किंग किस टाइम पीरियड में कौन से किंग थे, कौन से राजा थे, ठीक है, या फिर उन्होंने कौन कौन से वॉर लड़े, कौन कौन से एम्पायर्स बिल्डअप हुए दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन हमें हमारे जो सिलेबस है उसमें ये सब नहीं दिया हुआ है। हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के रिलेटेड टॉपिक है, यानी स्टेट से ही हमें समझना है सब कुछ, थ्योरी समझनी है, ठीक है। इसमें डेट वाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खुश हो जाओ, डेट का इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। सीधा साधा हमें थ्योरी पढ़नी है, बस हमें ये पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में किस टाइप का स्टेट था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज यहाँ पे आता है हमारा कि हमें पढ़ना अगर है स्टेट के बारे में, तो हमें ये जानना है कि भाई दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में क्या जो नेचर था स्टेट का वो इस्लामिक थियोक्रेसी पर बेस्ड था या नहीं था। दैट इज़ द क्वेश्चन, बस सिंपल। अब ये इस्लामिक थियोक्रेसी था या नहीं था, उसको जानने के लिए हमें पूरा थ्योरी समझना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देयर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अमंग द स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। तो देखो भाई, कॉन्ट्रोवर्सी है स्कॉलर्स के बीच में, हर स्कॉलर का डिफरेंट ओपिनियन है, उनके अलग अलग रिसर्च के तौर पे, उनके रिसर्च के बेस्ड पर हर स्कॉलर को डिफरेंट लगता है, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में उनका जो स्टेट का नेचर था वो कैसा था। कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी मतलब वही क्वेश्चनिंग करना और ये डिबेट डिस्कशन होना कि भाई नहीं, कोई स्कॉलर कहता है कि नहीं भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पर बेस्ड नहीं था, तो कोई स्कॉलर कहता है नहीं भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पर ही बेस्ड था, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे सबूत वो लोग देते हैं, बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चनिंग वगैरह होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि कोई एक सीधा किसी को भी आंसर नहीं मिल पा रहा है, कोई सीधा एक स्टेटमेंट नहीं मिल पा रहा है कि भाई नहीं, दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो स्टेट था ना वो इस्लामिक थियोक्रेसी ही था। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस्लामिक थियोक्रेसी क्या है, तो उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो द कॉन्ट्रोवर्सी सेंटर्स राउंड द मूट क्वेश्चन वेदर इट वॉज इन इस्लामिक थियोक्रेसी और नॉट। सो ये कॉन्ट्रोवर्सी किस बात पर है, तो अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रोवर्सी इस बात पे है कि भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पर बेस्ड है दिल्ली सल्तनत या नहीं है, ठीक है। मूट का मतलब होता है डिबेटेबल,
ठीक है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ थियोक्रेसी? अब क्वेश्चन आता है कि भाई इस्लामिक थियोक्रेसी क्या है, तो इस्लामिक थियोक्रेसी समझने से पहले थियोक्रेसी को समझ लेते हैं। सिंपल सीधा साधा है, बहुत ईजी, और यहीं से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से तैयार कर लो। ठीक है, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ अ थियोक्रेसी, आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इसको याद कर लेना, पूरे दिमाग में अच्छे से एंटर कर लेना। 2 मार्क्स का यहाँ पे प्रिपेयर करवा दिया मैंने। ठीक है, तो देखो, थियोक्रेसी में बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गॉड is considered as the ruler or king and his dictates or laws recognized as the law of the land. Means देखो, आपने पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें किंग होता है, डिक्टेटरशिप जिसमें एक ही इंसान रूल करता है पूरे देश में, उसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं, सिर्फ ओनली 1 पर्सन। ठीक है, फिर तीसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो डेमोक्रेसी होता है, जो हमारे इंडिया में है। ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जनता के पास ये होता है, पावर होती है। ठीक है, जनता जो है अपना क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट खुद चुनती है, इलेक्शंस होते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक उसी तरीके से और भी टाइप की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो उसी में से एक थियोक्रेसी भी है। थियोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर कौन होगा, राजा कौन होगा, गॉड। गॉड जो है क्या होंगे, रूलर होंगे, और उनकी कही गई बातें, उन्होंने जो डिक्टेट करे हैं, जो उनके लॉज है, वही लॉ ऑफ द लैंड होगा। मतलब ज़मीन में जितने भी लोग हैं उनको उनके कही बातों को लॉ मानना पड़ेगा, उन्हीं को मानना पड़ेगा। सिंपल, थियोक्रेसी हो गया कंप्लीट। तो अब क्वेश्चन है इस्लामिक थियोक्रेसी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज़ अ इस्लामिक थियोक्रेसी, तो यहाँ पे भी आंसर मार्क कर लेना 2 मार्क्स का। ठीक है, देखो थियोक्रेसी तो समझ आ गया। तो थियोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसमें गॉड क्या है, रूलर है, और उनकी कही गई बातें क्या है, लॉ ऑफ द लैंड है। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट को आप जोड़ दो इसमें, तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट में गॉड कौन है, अल्लाह। उनकी कही गई बातें कुरान में लिखी गई है, उनकी कही गई बातें कुरान में है। तो यानी कि सब हो गया, सिंपल सॉर्ट आउट हो गया आपका इस्लामिक थियोक्रेसी भी। आपको समझ आ गया होगा कि इस्लामिक थियोक्रेसी वुड मीन एन इस्लामिक स्टेट इन विच गॉड, गॉड कौन, अल्लाह, इज द रूलर। अल्लाह क्या है, रूलर है, एंड उनकी कही गई बातें, हिज वर्ड्स, द कुरान, कुरान डिवाइन वर्ड्स इज द बेसिस ऑफ ऑल द लॉज। सभी लॉ का बेस क्या है, कुरान, कुरान में कही गई बातें। ठीक है, अल्लाह की कही गई बातें ही क्या है, लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो इस्लामिक थियोक्रेसी समझ आ गया, क्लियर, सिंपल। तो नाउ अब यही क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना है कि भाई दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो स्टेट था वो इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड था या नहीं था। क्या उस टाइम पीरियड में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, गॉड मतलब जो अल्लाह है उन्हें माना जाता था एज ए रूलर या नहीं, उनकी कही गई बातों को माना जाता था लॉ ऑफ द लैंड या नहीं, इसी को समझना है। ठीक, सो देखिए, द नेचर ऑफ स्टेट अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली मे बी कंसिडर्ड इन दिस बैकग्राउंड। हिस्टोरियन Ishwari Prasad favors to call state under the sultans of Delhi as an Islamic theocracy, but others like Satish Chandra, S.A.A. Rizvi and many others, however, hold a different opinion. तो देखो भाई, हिस्टोरियन लाइक ईश्वरी प्रसाद है, इनका मानना ये है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो स्टेट हुआ करता था वो इस्लामिक थियोक्रेसी पर बेस्ड है। ठीक है, फिर इसके अलावा सतीश चंद्र, S.A.A. रिजवी, इन सभी लोगों का ये मानना है कि भाई नहीं, उनका एक डिफरेंट ओपिनियन है, उनका नहीं मानना कि भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड था। ठीक है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट बातें। ठीक है, तो इनका मानना है भाई, कुछ लोगों का कि भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड है, तो कुछ लोगों का मानना है कि इस्लामिक थियोक्रेसी पर बेस्ड नहीं। K.M. Ashraf in his research work has pointed out that there is much difference between the Islamic theocracy as suggested in the Quran and the state established by the sultans of Delhi. K.M. Ashraf ने अपने रिसर्च वर्क में, मतलब अगर वो हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स अगर कुछ अपना बात बता भी रहे हैं ना, तो उसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो जब वो ढूंढेंगे, उनको पता चलेगा अपने रिसर्च वर्क में, तभी तो मतलब प्रूफ देना पड़ेगा ना, तभी तो वो अपने बात को कह पाएंगे, सभी के सामने साबित कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने रिसर्च वर्क में ये देखा कि इस्लामिक थियोक्रेसी जो कि कुरान में कही गई थी और इस्लामिक थियोक्रेसी जो सुल्तान्स थे दिल्ली के वो फॉलो कर रहे थे, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर इन द इस्लामिक लॉ शरीयत बेस्ड ऑन द अनऑल्टरेबल वर्ड्स ऑफ द कुरान एंड हदीस देयर इज नो स्कोप फॉर किंगशिप और मोनार्की। इस्लामिक लॉ क्या है भाई, शरीयत, इस्लामिक लॉ शरीयत। ठीक है, शरीयत जो कि किस पे बेस्ड है, कुरान और हदीस पे। ठीक है, तो उसमें कहीं पर भी किंगशिप और मोनार्की की बात नहीं कही गई थी, यानी कोई भी रूलर नहीं होगा। मोनार्की में क्या होता है, एक किंग होता है, एक राजा होता है ना, एक इंसान राजा बनता है और वो फिर चलाता है अपने देश को, कंट्री को। तो ऐसी कोई भी
बात इस्लामिक लॉ में नहीं कही गई थी, किंगशिप मोनार्की वाला सिस्टम नहीं था उसमें, ठीक है। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द स्टेट एस्टैब्लिश्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज अ मोनार्की। लेकिन फैक्ट क्या है भाई, फैक्ट ये है कि जो स्टेट था दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था, यानी एक इंसान क्या बनता था, राजा बनता था, सुल्तान बनता था ना, रूलर बनता था। तो यहाँ पे तो डाइवर्जन हो गया भाई। इस्लामिक लॉ शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है किंगशिप और मोनार्की को लेके, लेकिन यहाँ पे जो सुल्तान से दिल्ली के वो मोनार्कियल फॉर्म को फॉलो कर रहे थे, तो देयर इज़ अ डाइवर्जन। तो इस डाइवर्जन की वजह से माना जाता है कि भाई नहीं, वो इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पे ही डाइवर्जन हो गया। तो ये कैसे मान रहे इस्लामिक थियोक्रेसी को, समझे। सेकेंड देखो मुद्दा क्या है भाई, क्यों नहीं मान रहे। इट इज़ थर्स क्लियर दैट द दिल्ली सुल्तान्स बाय एस्टैब्लिशिंग मोनार्की डेविएटेड फ्रॉम द इस्लामिक ट्रेडिशन। In fact, it is better to say that the sultans were compelled to deviate from the Islamic tradition, for the sultans realized that it would be impossible for them to rule over the country and its people if they followed the Islamic tradition. The sultans themselves were also very much aware of this deviation that they had made. Yet the temptation of power was so great with them that they could not give up monarchy. तो देखो, तो इससे हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत ने जो अपना मोनार्की को स्टैब्लिश किया था, तो इससे हमें ये सिंपल सा सीधा साधा पता चल रहा है कि भाई इस्लामिक ट्रेडिशन से वो डेविएट कर गया। डेविएट कर गया मीन्स डाइवर्ज कर गया, यानी उसने अपना रास्ता बदल लिया, है ना। क्योंकि भाई शरीयत में कहीं पर भी मोनार्की के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने अपना मोनार्की फॉर्म को फॉलो किया, स्टैब्लिश किया बल्कि, ठीक है। तो यानी वो क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, डिफरेंट पाथ पे चले गए। इनफैक्ट सुल्तान्स को ऐसा करना पड़ा, ठीक है। कंपेल्ड का मतलब होता है हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फोर्स्ड और फील इट इज़ नेसेसरी। क्योंकि सुल्तान्स को ऐसा फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इस्लामिक ट्रेडिशन से डेविएट होना पड़ेगा, हमें अलग से अपना रूट करना पड़ेगा, पाथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुल्तान्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम सुल्तान नहीं बनेंगे, मतलब अगर हम रूलर नहीं बनेंगे, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम पूरे कंट्री में क्या करें, रूल करें, उनके लोगों पे रूल करें। अगर इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो किया तो वो ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। पूरे देश पे, पूरे लोगों पे कैसे रूल कर पाते वो। उनको क्या लग रहा था, उनको ये लग रहा था कि भाई अगर हमने ऐसा मोनार्कियल फॉर्म नहीं फॉलो किया और साथ ही साथ इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक चले, ठीक है, मोनार्की को नहीं स्टैब्लिश किया, तो इससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, ठीक है। उन्हें पता था, बहुत अच्छे से उन्हें पता था कि ये डेविएशन उन्होंने क्या किया है। ऐसा तो था नहीं भाई कि वो बच्चे थे और उन्हें नहीं पता हो कि उन्होंने क्या गलती करी है, ठीक है। तो वो गलत थे, उन्हें पता था इस बारे में, उन्होंने डाइवर्जन किया है, डेविएट वो हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया बिकॉज उन्हें टेम्पटेशन थी पावर की, यानी लालच था, डिज़ायर थी पावर की। इस वजह से उन्होंने मोनार्की फॉर्म को कभी भी गिव अप नहीं किया, उसे कभी भी नहीं छोड़ा, मोनार्कियल फॉर्म को लेकर चले, ठीक है। यानी इस्लामिक ट्रेडिशन से वो डिफरेंट पाथ पे चले, उसको नहीं माना उन्होंने, ठीक है। सो इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ऐसा है कि ये इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड नहीं था। In view of what is stated above, it is not possible to characterize the state under the sultans of Delhi was an Islamic theocracy. तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, उन्होंने इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया। जो शरीयत में लिखा गया था, गॉड के कहे गए जो वर्ड्स हैं, उनको जब उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो वो कैसे इस्लामिक थियोक्रेसी को बना सकते, इस्लामिक थियोक्रेसी को कैसे फॉलो कर सकते, तो वो डिफरेंट पाथ पे गए वो, है ना। तो ये तो हम बिल्कुल भी फिर उसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते कि भाई ये इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड है। सुल्तान्स जो थे दिल्ली के, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था, इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड था, उसको तो हम फिर नहीं कह सकते। बरानी प्रैक्टिकली रियलाइज द फैक्ट when he stated that really speaking the state under the sultans was not a Islamic theocracy. तो बरानी ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को रियलाइज़ किया जब वो बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के स्टेट की, तो उन्होंने बताया कि इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड नहीं था। आउटवर्डली हाउएवर माइट अपीयर टू बी इस्लामिक, मतलब बाहर से अगर देखा जाए तो ऐसा इस्लामिक लगता है। क्यों? अब इसके रीजंस भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहली चीज़ है कि इस्लाम एज द डोमिनेंट रिलीजन, ठीक है। इस्लाम क्या था? डोमिनेंट रिलीजन था दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, है ना। फिर दूसरी चीज़, खलीफा इज़ द रियल हेड, खलीफा को रियल हेड माना जाता था। खलीफा इज़ द रियल हेड, खलीफा जो कि रिलीजियस लीडर है, उनको जो रिलीजियस हेड है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के, तो उन्हें रियल हेड रखा गया था। तो इस वजह से बाहर से क्या लग रहा था कि भाई इस्लामिक ट्रेडिशन को ये फॉलो करते हैं। फिर साथ ही साथ डोमिनेंस था उलेमास का। फिर मुस्लिम्स वे रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू सिटीजन्स, सो दैट आर द सम रीजंस के भाई लोग फेवर करते थे कि भाई ये इस्लामिक थियोक्रेसी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था। फॉर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एट लीस्ट ओपनली डिड नॉट अपोज द शरीयत। शरीयत क्या है? मुस्लिम रिलीजियस लॉ। तो देखो भाई, सुल्तान्स जो थे दिल्ली के, यानी रूलर्स थे दिल्ली के, उन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया शरीयत को, ठीक है। जो मुस्लिम रिलीजियस लॉ है उसको कभी भी अपोज नहीं किया,
कभी भी बोला नहीं कि हम इसको नहीं मानते ऐसा कुछ, ठीक है, वो कभी भी अपोज नहीं करते थे. What is all the more important is that meanwhile a class of people called ulema who were experts in the Islamic laws appeared and gave recognition to the monarchy established by the sultans. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? एक क्लास ऑफ पीपल जिनको उलेमा कहा जाता था. उलेमास कौन होते हैं इसका भी ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. तो उलेमास आपके एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल है जो कि एक्सपर्ट्स होते थे इस्लामिक लॉ पे, यानी उन्हें इस्लामिक लॉ के बारे में सारी जानकारी थी, ठीक है. दे वो प्रोफेसर्स जैसे बोलते हैं ना, तो मतलब उन्हें सारी जानकारी है लॉस के बारे में, इस्लामिक लॉस के बारे में. तो वो क्या करें, वो आए सामने और उन्होंने रिकॉग्निशन दिया मोनार्की को, मोनार्कियल सिस्टम को, और सुल्तान्स को स्टैब्लिश किया. सम स्कॉलर्स प्रेफर टू कैरेक्टराइज द स्टेट अंडर द सुल्तान्स. तो मतलब आप समझ रहे हो कि बाहर से तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड है, क्योंकि इस्लाम को डोमिनेंट रिलीजन माना गया था उस टाइम में, डोमिनेंस था उलेमास का, मुस्लिम्स को ट्रू सिटीजन्स माना जाता था, खलीफा को रियल हेड. तो इस वजह से लोगों को कुछ लोगों का कहना है, फेवर है कि भाई ये एक इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड है. लेकिन फिर हमने जब बात करी कि शरीयत, जिसमें तो मोनार्की के बारे में, किंगशिप के बारे में बात ही नहीं की थी, तो उन्होंने मोनार्की फॉर्म को फॉलो किया. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नहीं, है तो डेविएट हो गए वो, तो ये इस्लामिक थियोक्रेसी कैसे हो सकता है. ओके. Some scholars prefer to characterize the state under the sultans of Delhi as a military state. अब कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना था कि स्टेट जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में था वो एक मिलिट्री स्टेट था. Now what is a military state? तो according to them, the Delhi Sultanate was solely dependent upon their military power. According to them, उनका ऐसा मानना था कि जो दिल्ली सल्तनत थी ना, वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंडेंट थी? मिलिट्री पावर पे. मिलिट्री पावर पे अगर डिपेंडेंट नहीं होती तो कैसे चलता? देखो कैसे समझते हैं. After the Mauryas, the Sultanate was the largest and most powerful state in India. जब मौर्यास का टाइम पीरियड गया तो उसके बाद जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, वो सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ी, सबसे मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर जो है स्टेट थी इंडिया में, ठीक है. मतलब इनका दबदबा था बहुत ज़्यादा. तो ये दबदबा क्यों था, ये इतना पावर क्यों था? बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर. अगर राजा के पास, सुल्तान के पास अपनी पावर ही नहीं होगी, मिलिट्री पावर ही नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे करके जो है वो अपनी जगह को, अपने एरिया को बड़ा कर सकता है, कैसे करके बाकी लोगों को अपने एरिया में कब्जा करने से रोक सकता है. तो उसके लिए ज़रूरत किसकी? मिलिट्री पावर की, है ना. तभी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बन सकता है. तो इसीलिए कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि भाई ये एक मिलिट्री स्टेट था, वो कोई इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड या ऐसा कुछ नहीं, वो एक मिलिट्री स्टेट था. In this respect, K.A. Nizami put forward the argument that no political structure could be built without the support of the people. अब K.A. निज़ामी का ये मानना है, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री बिना लोगों के सपोर्ट के नहीं बन सकती. सिंपल सी बात है भाई, स्टेट तभी बन पाएगा, कोई कंट्री तभी बन पाएगी जब उसमें लोग होंगे. लोगों के बिना थोड़ी ना कंट्री बन सकती है. किसी भी जगह आप गए और आपने बोला भाई ये कंट्री है, तो वो कंट्री नहीं हो सकती. उसमें सपोर्ट चाहिए लोगों का, लोग चाहिए वहाँ पे. Moreover, the very fact that the Sultanate rule continued for several centuries, यानी कई सालों तक उन्होंने रूल किया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत ने, और ये खुद में एक प्रूफ है. Itself is a proof that it had some sort of consent of the people. यानी लोगों की मतामत थी, तभी तो वो इतने सालों तक रूल कर पाए. क्योंकि अगर लोग ही अगर मानते नहीं ना इस चीज़ को, तो फिर इतना पॉसिबल नहीं था, ठीक है. लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही कुछ हो पाता है. आप किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, लोगों का अगर सपोर्ट नहीं होगा ना, तो फिर वो काम नहीं हो सकता, ठीक. तो वही सिंपल है भाई, लोगों का अगर सपोर्ट होगा तो फिर जीवन चलता रहेगा, ठीक है. तो फिर और ग्रो करेगा और पावरफुल होगा. तो वही इसमें बताया गया है. द फ्रीक्वेंट मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ द सुल्तान शुड नॉट मीन दैट द स्टेट वॉज अ मिलिट्री इन कैरेक्टर ना. अब वो उनका ऐसा मानना है K.A. निज़ामी का कि भाई फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कैंपेन्स होते थे सुल्तान्स के, उसका ये मतलब नहीं हो जाता कि स्टेट को एक मिलिट्री बता दो, तुम उसका कैरेक्टर मिलिट्री बना दो. मिलिट्री का मतलब यही कि जो लोग है ना, जो मिलिट्री में होते हैं, जो क्या करते हैं, लड़ाई करने जाते हैं, वॉर लड़ने जाते हैं, ठीक है, फिर उनके पास उनके वेपन्स वगैरह वो सब मिला के मिलिट्री होता है, ठीक है. तो उनके पास ये सब कुछ अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था. इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम उसको कैरेक्टराइज कर दोगे मिलिट्री. तो ऐसा मानना था उनका, ठीक है. तो देखो भाई, सबके डिफरेंट ओपिनियंस है, सब स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन है. तभी तो जब इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ना कि देयर इज अ कंट्रोवर्सी, इस तरीके की कंट्रोवर्सी है, सबका डिफरेंट मानना है. तो उसी को हमने समझा, ये थ्योरी बेस्ड है. तो आप सिर्फ ऐसा पढ़ के समझ गए, ठीक है ना. तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है. देखो डिफरेंट स्कॉलर का डिफरेंट ओपिनियन है. सो देखो कंक्लूजन में क्या है. इन व्यू ऑफ द वेरियस ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत. अब हमने सबके व्यूज़ देखे, सबके ओपिनियन देखे, है ना, तभी तो बोला है भाई कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है ये, डिबेटेबल क्वेश्चन है भाई. किसी
स्कॉलर का मानना है कि भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड है, तो किसी स्कॉलर का मानना है कि इस्लामिक थियोक्रेसी पर ये बेस्ड नहीं है। किसी स्कॉलर का मानना है कि भाई ये एक मिलिट्री स्टेट है, किसी का मानना है नहीं ये मिलिट्री स्टेट नहीं है, ये लोगों के कंसेंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो हमने डिफरेंट ओपिनियन सबके देखे, तो ये फिर डिफिकल्ट हो जाता है सभी के लिए ये सोचना, ये तय करना कि भाई एक रियल कैरेक्टर क्या है स्टेट का, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में एक स्टेट कैसा हुआ करता था। ठीक है, yet there is no shade of doubt that the Muslim aristocracy enjoyed special privileges in all the matters of the state. इस बात पे तो कोई भी डाउट नहीं है कि जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी थी, यानी जो सुल्तान्स थे, वो सब अपना स्पेशल प्रिविलेजेस को क्या करते थे, एंजॉय करते थे। ठीक है, किसी भी स्टेट के मैटर में उनका अच्छा ही इंजॉयमेंट था, मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, सुल्तान्स जो अपनी पावर को अच्छे से ही रूल करते थे और पावर को एंजॉय करते थे। बरानी ऑल्सो रिटेरेटेड दिस इन हिज राइटिंग, यानी बरानी अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमारी 3rd क्लास में ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में। तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपने राइटिंग में इस चीज़ को रिपीट किया है इस बारे में कि देखो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी, जो सुल्तान्स थे वो अपनी पावर को बड़े ही अच्छे से एंजॉय करते थे। वट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी थी, यानी जो सुल्तान्स थे, वो एक इंपॉर्टेंट पिलर थे एडमिनिस्ट्रेशन का, सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि जैसा कि बताया गया है ना इस्लामिक लॉ शरीयत में कि भाई मोनार्की नहीं होनी चाहिए, किंगशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो रूलर है, ये जो आपके किंग है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो राजा लोग थे, जो सुल्तान्स थे, ये अपने वेरी बिगनिंग, मतलब जब से शुरुआत हुई है सल्तनत की, तब से ही अपना जो है इंपॉर्टेंट पिलर बन के रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने रूल किया है, बेसिकली मोनार्कियल फॉर्म को ये मान के चले हैं। ठीक है, द सुल्तान्स ऑल्सो वेरी मच अवेयर दैट विदाउट देयर हेल्प एंड सपोर्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सल्तनत विल बी एट स्टेक। स्टेक मीन्स रिस्क। ठीक है, वो बड़े अच्छे से जानते थे सुल्तान्स, जो रूलर, जो किंग थे, कि अगर उनके मतलब उनके बिना अगर वो रूल ना करते, किंगशिप मोनार्की फॉर्म को नहीं मानते, तो फिर उनके बिना ये इस चीज़ को, सल्तनत को इतने अच्छे से चलाना, उसको सपोर्ट जो मिला है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता, रिस्क, खतरे में आ जाता। ठीक है, वो नहीं चला पाते कंट्री को, उनके लोगों को। Again, it is also a fact that considering the reality of the situation, the sultan establishing their rule depending on military power. Again, एक फैक्ट और हमें ये मिलता है कि जो सुल्तान्स थे, उन्होंने अपना स्टैब्लिशिंग कैसे किया रूल का, डिपेंडिंग ऑन मिलिट्री पावर, यानी मिलिट्री पर तो ये बेस्ड था, क्योंकि कोई भी आपका जो पावर है, मतलब जो राजा है ना, वो अपने किंगडम को कैसे चलाता है, अपने देश को कैसे चलाता है, मिलिट्री पावर के जरिए। अगर उसकी मिलिट्री पावर जितनी स्ट्रांग होगी ना, उतनी ही उसकी जो सत्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी थी एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री पावर का स्ट्रांग होना, ये भी हमें पता चलता है इससे। द स्टेट अंडर द सुल्तनत वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री पावर एंड सच अ स्टेट कुड नेवर बिल्ड अप अ ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल एलिगेंस ऑफ द पीपल एट लार्ज। तो जो स्टेट था सल्तनत के अंडर में, वो टोटली किस पे डिपेंड था, मिलिट्री पावर में। और इस टाइप का जो स्टेट है वो कभी भी बन नहीं पाता अगर लोगों का मतामत नहीं होता, अगर लोग नहीं होते, पीपल एट लार्ज, एलिगेंस ऑफ द पीपल एट लार्ज मीन्स लोग नहीं होते। ठीक है, लोगों का कंसेंट होना भी ज़रूरी है, तो आपके पास मिलिट्री पावर भी है और सच से लोगों का ये होना भी ज़रूरी है, मतामत, लोगों की सहमति होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है डिफरेंट ओपिनियन से, और ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है। ओके, सो यहाँ से हमें मिक्सचर ऑफ आंसर्स मिले कि भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पे बेस्ड है या नहीं। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि भाई फेवर में अगर हम करें तो देखो, खलीफा को रियल हेड माना जाता है, इस्लाम को डोमिनेंट रिलीजन माना जाता था, उलेमास का डोमिनेंस था, मुस्लिम्स को एज अ ट्रू सिटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस्लामिक थियोक्रेसी था। ठीक है, फिर वहीं पे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत जो है मोनार्की पे बेस्ड थी, है ना, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा वो डाइवर्ज कर गए। फिर हम ये कहेंगे कि भाई मिलिट्री पावर का कमाल है, मिलिट्री पावर के बिना इतना दिल्ली सल्तनत स्ट्रॉन्ग और लार्जेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, और फिर साथ ही साथ मिलिट्री पावर के साथ साथ लोगों का भी कंसेंट होना ज़रूरी था। ठीक है, सो दोस्तों ये देखो मैंने मैप लगा दिया है दिल्ली सल्तनत का कि उन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा सल्तनत जो थी दिल्ली सल्तनत, वो लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्टेट थी इंडिया में आफ्टर द मौर्यास। देखो उन्होंने कितनी सारी जगह को, और सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी। तो ये पाकिस्तान तो उस समय इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, हमारे बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश में, फिर उसके बाहर नेपाल में, तो हर जगह उनका रूल था, दबदबा था।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हमारे ये वाला टॉपिक, द नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो अब यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट आपके पूछ सकते हैं। इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में दिया गया, और मैंने ट्राई किया, कोशिश करिए कि मैं आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझा सकूं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।